हेलो मित्रों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आज टेक्निकल का पार्ट लेकर के हाजिर हैं। चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए टेक्निकल का पार्ट इलेक्ट्रिकल का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया गया है। किसी ठोस पदार्थ में विद्युत का प्रवाह उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में होने के कारण नाभिक की अपेक्षाकृत कम बल से बंधे रहते हैं तथा थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर परमाणु से अलग हो जाते हैं। उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी भी विद्युत परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से ही होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठोस धातु पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है, जबकि परावैद्युत में धारा का प्रवाह आयन के कारण से होता है। यानी कि परावैद्युत अपघट्ट जो होते हैं उनमें जो धारा का प्रवाह होता है वो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के कारण से होता है। पदार्थों का वर्गीकरण अगर करा जाए तो चालक पदार्थ ये होते हैं मित्रों, देख सकते हैं। अच्छे चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10⁻22 होती है। और चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है और उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और आगे बात करते हैं तो चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध तथा विद्युत प्रतिरोधकता। चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। जैसे विद्युत की चालक उदाहरण सिल्वर, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम, पीतल, प्लेटिनम, पारा, टंगस्टन, मैग्नीज, नाइक्रोम, यूरो कार्बन आदि ये सब विद्युत की क्या है, चालक धातुएं हैं यानी सुचालक धातुएं हैं। अर्धचालक जो है आपके जो है चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नहीं होती है। चालक पदार्थों के बारे में बात हो रही है, अर्थात इनमें जो है विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अर्धचालक पदार्थों को विद्युत रोधी पदार्थ भी कहा जाता है। इनका प्रतिरोध बहुत उच्च एवं प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी बहुत उच्च दोनों होती है, यानी लगभग अनंत के आसपास कह सकते हो। सभी धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं और विद्युतीय कार्यों में प्रयोग होने वाले सभी प्रमुख अचालक अभ्रक पॉलीसिलिन, बेकेलाइट, पीवीसी, वल्कनाइज्ड रबड़, माइका, नाइट, कागज, खनिज तेल, सूखी लकड़ी, शुष्क हवा आदि हैं। अर्धचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है और अर्थात इसमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर सूक्ष्म धारा का प्रवाह होता है। अर्थात ये चालक और अचालक के बीच की कड़ी होती है। मुख्य जो चालक अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में जो है लगभग 10⁻18 के आसपास होती है। और धारा अर्धचालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता चालकों और अर्धचालकों के बीच होती है। सभी उपधातुएं अर्धचालक होती हैं और विद्युतीय अर्धचालकों में जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम प्रमुख हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जर्मेनियम और सिलिकॉन का बहुत ही बड़ा योगदान है। आवेश क्या होता है? जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान होती है उन पदार्थों में विद्युत आवेशित पदार्थ कहते हैं। उन पदार्थों को विद्युत आवेशित पदार्थ कहते हैं। अर्थात जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते हैं तो उनमें जो है उन पदार्थों को विद्युत आवेशित पदार्थ कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो मतलब जो है ऋण आवेशित होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसमें जो है धन आवेशित पदार्थ बन जाता है। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। और थेल्स के अनुसार जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी प्राप्त करता है, इसलिए उसको ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और जो कांच की छड़ है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यह स्थिर विद्युत का उदाहरण है। यानी जो हमने कल बताया था जो कि विद्युत जो उत्पादन किया जाता है वो डायनेमिक रूप से और स्टैटिक रूप से, तो ये स्थिर विद्युत का उदाहरण बनता है। जब एवेनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एवेनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण आवेशित हो जाती है तथा बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण से
ऋणावेशित धनावेशित हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो उनमें धनावेश आ जाता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनमें ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है हमारे पदार्थ में जो है दो प्रकार का जो आवेश हो सकता है, एक ऋणावेश और एक धनावेश। अगर उनमें जो है अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो वो जो है पदार्थ उदासीन हो जाएंगे, उनमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा, ना तो ऋणात्मक होगा ना ही धनात्मक होगा। और यहाँ पर जो अगर बताया, यहाँ पर अगर चार्ज निकालने का आवेश निकालने की अगर फार्मूला की बात करें तो ये Q बराबर NE होता है, जहाँ E इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आवेश उत्पन्न आवेश जो Q क्या है उत्पन्न आवेश है, N इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यहाँ पर E क्या है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम यहाँ पर आवेश का क्या है मात्रक होता है। आगे बात करते हैं, जब उसमें सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तब इसमें धनावेशित पदार्थ कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी पदार्थ में कमी होगी तो वो धनावेशित होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होगी किसी पदार्थ में तो वो ऋणावेशित होगा। और सर्वप्रथम जो आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है, इसे एम्पियर इंटू सेकेंड भी कहते हैं क्योंकि Q बराबर IT एक फार्मूला होता है। और एक कूलाम आवेश में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहीं कहीं कहीं पर जो है लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन भी मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम ने दो नियम, यहाँ पर कूलाम ने जो है एक नियम दिया है। कूलाम ने प्रथम नियम दिया है, दो नियम है कूलाम के, लेकिन प्रथम नियम में उन्होंने कहा था कि कूलाम के प्रथम नियम के अनुसार दो समान आवेश क्या है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या है आकर्षित करते हैं। ये कूलाम का प्रथम नियम है। और दूसरे फार्मूला नियम की बात करें तो कूलाम के द्वितीय नियम के अनुसार यदि दो आवेश Q1 व K2 एक दूसरे से r दूरी पर क्या है रखे गए हैं तो उनके बीच जो विद्युत आकर्षण बल होगा वो F है, उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और जाकर के फार्मूला आया हुआ देख लीजिए, Q I प्रोपोर्शनल F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। r यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, दोनों को मिला देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को तो F समानुपाती Q1 Q2/r² हो जाएगा। यहाँ से समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K, और K का जो वैल्यू होता है इसको K को एक वैद्युत स्थिरांक कहा जाता है जिसका मान 1/4πε0 μr होता है। और इसके साथ इसकी वैल्यू को रख देंगे तो ये जो है फोर्स जो है न्यूटन में लिख दिया जाएगा क्योंकि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है। और यहाँ पर जो है ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.854 × 10⁻12 फैरड प्रति मीटर होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वहीं पर बात करें तो ε की माध्यम की क्या सापेक्ष विद्युतशीलता है जो कि इकाई रहित होती है, इसका कोई इकाई नहीं रहता है। और वायु के लिए ये ε का मान 1 होता है और अन्य पदार्थों के लिए ये भिन्न भिन्न हो सकता है। आगे बात करते हैं इस प्रकार से, अगर यहाँ पर देखो अगर वायु के लिए बात की जाए तो यहाँ पर ε बराबर 1 रख दिया जाएगा तो फार्मूला ये बनेगा। और यहीं पर जब इसकी वैल्यू निकाली जाए तो 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब इसी के साथ विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है तो विद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, अर्थात अन्य आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र को परावैद्युत क्षेत्र या स्थिर विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। और आवेशित कण का एक समान विद्युत क्षेत्र में गमन पथ पर्यावलाकार होता है, अर्थात आवेशित कण अगर किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका आकार क्या होगा पर्यावलाकार यानी पैराबोलिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। आगे बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र में एकांक घन परीक्षण आवेश गति करता है। और विद्युत बल रेखाएं अकाल्पनिक होती हैं। अब आगे देख सकते हैं आप विद्युत बल रेखाओं के गुण। एकल धन आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं आपेश से प्रारंभ होकर के अनंत की ओर जाती हैं, अर्थात धनावेश से जो है विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। और ऋण आवेश के कारण से विद्युत बल रेखाएं अनंत से उसके अंदर प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिए। ये देखो ये धनावेश कारण है, विद्युत बल रेखाओं की दिशा कहाँ जा रही है बाहर जा रही हैं, यहाँ पर अंदर आ रही हैं। दो बराबर एवं असमान आवेशों
के निकाय में वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर प्राप्त होती हैं। इस प्रकार का वक्र बनता है। देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर जो है ग्राफ बन रहा है। ये पूरा जो चित्र कैसे दिखाया गया है। अच्छा, इसी प्रकार का चुंबकीय बल रेखाएं भी इसी तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बाहर चुंबक के बाहर जाया करती हैं। आप देख सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र के विद्युत बल रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं, और चुंबक के अंदर जो विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। अब जब हम चुंबक का चैप्टर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे, तब वहाँ पर और डिस्कस करेंगे। और आगे बात करते हैं। दो बराबर व एवं समान आवेश के निकाय में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए व्यक्त होती हैं तथा इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वहाँ पर यानी दोनों आवेशों के बीच एक ऐसा विद्युत बिंदु होगा जहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, बिल्कुल मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य होगा, जिससे उदासीन बिंदु भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, गुण है उनके। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। आगे बात करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर के नहीं गुजरती, अर्थात किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। आगे बात करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सीधे समान दूरी पर स्थित समांतर रेखाएं होती हैं। विद्युत फ्लक्स किसी आवेश से प्रारंभ होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तथा इसे फाई से जो है हम साई से जो है क्या है प्रदर्शित करते हैं। साई का होता है, फाई का जो है जीरो को कट कर दिया जाता है, फाई के सिंबल वो होता है। यहाँ पे बात करें तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है मित्रों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई बराबर F/Q। विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या है, सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है। और आगे बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्षेत्र सामर्थ्य, विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य या विद्युत क्षेत्र सदिश भी कहते हैं। और यहाँ पर SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, क्योंकि E बराबर V/D भी एक फार्मूला होता है, उससे वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाएगा। उसे जो है विभव प्रवणता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं। यदि एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, अर्थात विद्युत क्षेत्र क्या एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश से कार्यरत होकर के बल वैद्युत बल की दिशा में होती है, और किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है, देख सकते हैं, E बराबर F/Q 0। और यहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पर जो है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q/R² न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। और आगे बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर वायु के लिए 1 रख दिया जाए तो ये फार्मूला निकल के आएगा। और विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है, बात कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स घनत्व के बारे में। और किसी विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं के लंबवत दिशा में गुजरने वाले प्रति वर्ग मीटर फ्लक्स की मात्रा फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसको D से प्रदर्शित करते हैं। और D बराबर Q/A होता है। इसको सिग्मा से भी कभी कभी प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी कह सकते हो। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R² होती है। यहाँ से D बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे जो है किसी भी माध्यम में, तो D बराबर एप्सिलॉन नॉट E हवा के लिए हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। अब मित्रों इसी तरह से अभी हमने कुछ फार्मूले बताए हैं। कल अगले वीडियो में हम इसके जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेकर आएंगे, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में LLB RRB LLP में यानी लोको पायलट में और टेक्नीशियन में, अदर UPPCL में और अदर स्टेट्स के जो PCL एग्जाम्स हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होंगी। आप देख सकते हैं जो हमने आज बताया, और ये सब पूरा विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया है। यहीं पर जो है हमने चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में भी बताया है, और इसके अलावा धारा का प्रवाह कैसे होता है ये भी बताया हमने। अब इसी के साथ मित्रों हमारी वीडियो यहीं पर हम लोग वीडियो को रोकते हैं, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य दोस्तों की भी मदद हो सके, मित्रों की भी हेल्प हो सके जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत माता की जय।